हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, अभी सेंटर ने रिसेंटली ही 100 ऐसी जो साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है जो समुद्र के किनारे हैं, यानी जो कोस्टल साइट्स हैं या फिर जो तट के किनारे जो एरियाज़ हैं उनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। वहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने की बात की जा रही है। ये पूरा टॉपिक क्या है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से जो आपका यूपीएससी एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट जो है वो भी विजिट कर सकते हैं। PDF जो है इस पर आपको अवेलेबल होगा हर लेक्चर का, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहता है। अब देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका यूपीएससी का पेपर 3 है इन्वायरमेंट, और वैसे भी अब प्रीलिम्स पास आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल पे NBWL क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान क्या है। इनके इस टॉपिक के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम ब्रीफ में कवर करेंगे। सब्जेक्टिव लेवल पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स पे अगर कोई ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप इस तरह के टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। अब न्यूज़ में क्यों है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो सेंटर है उसने ऐसी 100 कोस्टल और मरीन साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। कोस्टल हो गया, जो समुद्री तट होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, और मरीन यानी समुद्र में पाए जाने वाले या उसके आसपास जो साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए इस तरह के रिजर्व्स बनाने की बात की है। क्योंकि पहले अगर हम किसी भी तरह की कंजर्वेशन पॉलिसी लेके आते थे, या तो वो जो सेंचुरीज़ होती हैं उसके आसपास रहता था या फिर जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके आसपास रहता था, लेकिन अब यहाँ पे हम कोस्टल और मरीन साइट्स जो हैं, जो इकोसिस्टम्स जो हैं, उनको भी कंजर्वेशन के एम्बिट में ला रहे हैं। और ये सब किसके अंडर हो रहा है? जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 से 2031 तक का, उसके अंडर ये सब प्रोसेस, ये सब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जाएगा। अब हम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स की बात अगर करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि है 2017 से 2031 तक का। ओके, और इसी प्लान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो जो आपका मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम है उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ रहा है। तो इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंदर इसको कंजर्व करने की बात जो है वो की जा रही है और उस डायरेक्शन में एक्शन लिया जा रहा है। और अगर अभी तक की प्रोग्रेस की हम बात करें कि लास्ट 4.5 सालों में क्या प्रोग्रेस रही है, तो ये जान के मतलब आपको, अगर आप एग्जाम में मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस शो की है। जैसे कि इस समय पे जो मैंग्रोव कवर है, जो पूरी दुनिया में जो इकोसिस्टम्स डिसअपीयर हो रहे हैं एक अलार्मिंग रेट से, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा शो किया है, अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। ना ही हम मैंग्रोव जो कवर है उसको सस्टेन कर पाए हैं, बल्कि हमने इंडिया में जो अपना मैंग्रोव कवर है उसको इंक्रीज भी किया है कोस्टल एरियाज़ के आसपास, राइट। तो ये हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की। अब हम यहाँ पे इंडिया की मरीन वेल्थ की बात करें कि हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है वो कितना डाइवर्स है, कितना रिच है। अभी इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने मैरीकल्चर की बात की थी। ओके, जो कल्टीवेशन हम एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स की करते हैं उसको हम मैरीकल्चर बोलते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर होता है, हम लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो जो हमारा सी फूड होता है वो मैरीकल्चर के अंडर आता है। अब देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की, राइट, तो एक फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा हो रहा है। तो उसमें मैरीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आने वाले समय में। इसको बूस्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन अराउंड
7500 किलोमीटर, काफ़ी लंबी है। तो हम यहाँ के जो इकोसिस्टम है इसको कंजर्व कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि हमारा फूड सिक्योरिटी में भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि काफ़ी इस तरह के एक्वाटिक प्लांट्स हैं, सीवीड्स हैं, जिसको हम खाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और वेजिटेरियंस को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कोस्टल और मरीन वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डेफिनेटली हम एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और जो हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट है, यानी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके, वो इसमें आएंगे। और उसके बाद में काफ़ी इस तरह की फ़िशेज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब जो लोग फ़िश फूड पे या सी फूड पे काफ़ी रिलाई करते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी रहता है, क्योंकि काफ़ी फ़िशेज़ इस तरह की पाई जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट जो है वो मिलता है। अब देखिए, इससे सिर्फ ना ही देश को फ़ायदा होता है कि फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम दूर होगा, दूसरा जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी, देश की इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प करता है। यानी इस तरह की इकोनॉमी जब हमारी रेस करेगी थ्रू सी फूड एंड एक्वाटिक थिंग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू इकोनॉमी, राइट। और सी फूड की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 2017 में एक सर्वे हुआ और वहाँ पे बताया कि इंडिया ने 2017 में 3.8 मिलियन मीट्रिक टन्स जो सी फूड है वो प्रोड्यूस किया, जिसका लैंडिंग सेंटर में वैल्यू 5.28 लाख था। उसके बाद जैसे प्रोसेस होता है, रिटेल लेवल पे जाता है, तो हमको 8 लाख मिलियन का फ़ायदा जो है कंट्री को वो हुआ। तो आप देख सकते हैं सी फूड से हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद ये जो सेक्टर है हमारा, मरीन सेक्टर या कोस्टल सेक्टर, फिशरी सेक्टर, राइट, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। अराउंड 9.3 लाख लोग इस पे जो है डिपेंड करते हैं, या तो वो एक्टिव फिशर्स हैं या फिर पार्ट टाइम फिशर्स हैं। और देखो इस मरीन वेल्थ में इंडिया में स्पेशल क्या है कि इंडिया जो है ये लोकल कम्युनिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अगर हम कंजर्वेशन, वैसे तो ये कहीं पे भी ट्रू है, अगर आप फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात करें, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें, तो आपको लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि लोकल कम्युनिटीज़ भी इक्वल रोल यहाँ पे प्ले करती हैं कंजर्वेशन मेजर्स में। उसके बाद इंडिया ब्लू इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारी कोस्ट लाइन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा लंबी है, 7500 किलोमीटर्स का एरिया यहाँ पे आता है। तो उसको हम, ये जो पोटेंशियल है, हम इसको हार्नेस कर सकते हैं। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस इन इकोसिस्टम्स में देखी जा रही हैं, उनको इम्प्रूव करने के सारे मेजर्स हमको लाने चाहिए और कोस्टल कम्युनिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे NWAP यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया। 2000 ये हमारा प्लान है अराउंड 15 ईयर्स का, 2017 से लेकर 2031 तक। और देखिए, सबसे पहला जो इस तरह का प्लान था उसको अडॉप्ट किया गया था 1983 में। उसके बाद हमारा सेकंड प्लान आया 2002 में, और ये 2002 वाला प्लान हमारा 2017 में एंड हो गया। तो यहाँ से हमारा थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो शुरू किया गया। अब देखिए इसमें किस तरह की चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं कि हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। एक लेपर्ड एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट पे बनाया, टाइगर एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट पे बनाया, एलिफेंट एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट पे बनाया। तो आपने देखा कि काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ है उसका कन्फ्लिक्ट काफ़ी रीजंस की वजह से, जो हमने उस वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किए हैं, वो होते रहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ के बीच में जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको भी नुकसान होता है और ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ को होता ही होता है। तो इस एक्शन प्लान के अंदर एक ये फीचर है कि हम इस चीज़ को टोटली हमारे देश से ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे जो मरीन इकोसिस्टम की अगर बात करें, कोस्टल इकोसिस्टम की बात करें, तो हमारा फोकस यहाँ पे भी रहेगा। ये एक की एरिया है हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है
NWAP ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है हमने उसको मेंटेन करके रखना है। डाइवर्सिटी यानी बहुत ही अलग अलग तरह के जीनस स्पीशीज़ जो हैं, यहाँ पे हम ऑब्वियसली कोस्टल की बात करें, मरीन इकोसिस्टम की बात करें, तो हमने उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ और डिफरेंट इकोसिस्टम्स का, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम है, आपका मरीन इकोसिस्टम है, वो मेंटेन रहे। और क्योंकि इस चीज़ का डायरेक्ट असर हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में भी पड़ता है और ऑब्वियसली रूरल कम्युनिटीज़ का, मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ हैं जिसको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। और देखिए इसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रोल जो है वो निभा रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करने की बात जो है वो चल रही है इस प्लान के, इस ड्राफ्ट के अंदर। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स जो हैं वो भी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राइट, ये था हमारा पूरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के बारे में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओके, देखिए ये क्या है, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया था। और जो ये NBW है, ओके, NBWL इसको बोलेंगे, जिसको मैंने शुरू में मेंशन किया था कि प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका रोल क्या है? बेसिकली इसका रोल एडवाइजरी है कि ये सिर्फ सलाह दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि डिफरेंट तरह की जो पॉलिसीज़ हैं या मेजर्स क्या हमको लेने चाहिए अगर हमें हमारे देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है। प्राइमरी फंक्शन इस बोर्ड का है टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, यानी अगर हमें वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट्स हैं, हमारे जो वन हैं, उनको हमें कंजर्व करना है तो उस डायरेक्शन में हमको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पे मेन फोकस जो है वो NBWL देता है। और देखिए NBWL का बहुत ज़्यादा रोल रहता है अगर नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बाउंड्रीज़ में अगर हमको कोई भी ऑल्टरेशन करना है, जब तक NBWL उसका अप्रूवल नहीं देगा वो काम नहीं हो पाएगा। और इसके पास ये पावर भी है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं या प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाने हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ के आसपास, विदाउट NBWL के अप्रूवल से वो नहीं हो सकता। राइट, और इसको प्राइम मिनिस्टर जो हैं वही चेयर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके इसमें 47 मेंबर्स और भी होते हैं। ओके, यही है हमारा टॉपिक। और यहाँ पे हमने ये 106 कोस्टल साइट्स की बात की, इंडिया की मरीन वेल्थ की बात की, उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की बात की और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात की। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर जितने भी हमारे इकोसिस्टम हैं, मरीन इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम है, ये किस तरह का रोल वहाँ पे निभाते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।